तो अभी जैसे लीनियर के केस में हमने देखा, फिर नॉन लीनियर के केस में देखा कि अगर x ऑफ t के अंदर बेसिक फंक्शन लिखा हुआ है x ऑफ बेसिक फंक्शन, तो सिग्नल हमारा लीनियर होगा। लेकिन अगर बेसिक के अंदर x ऑफ t लिखा है तो हमारा सिस्टम जो है नॉन लीनियर होगा। तो आप तीन चीजें याद रख सकते हैं कि अगर x के अंदर बेसिक सिग्नल अगर हमारा है, मतलब अगर आपका ये y ऑफ t इस फॉर्म का है, y ऑफ t इज इक्वल्स टू x के अंदर अगर आपका बेसिक सिग्नल लिखा हुआ है तो ये सिस्टम हमारा लीनियर होगा। ठीक है, अगर आपके पास y ऑफ t ऐसा है कि एक बेसिक सिग्नल ये मल्टीप्लाइड है किसमें, इनटू x ऑफ t, तो आपने देखा था x ऑफ t का कुछ भी कोफिशिएंट हो, ये बेसिक सिग्नल हो या फिर टाइम इंडिपेंडेंट, ये कैसा भी टर्म हो कोफिशिएंट में अगर आ रहा है तो ये सिस्टम भी क्या होगा, लीनियर होगा। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा टर्म आ गया कि y ऑफ t इज इक्वल्स टू बेसिक सिग्नल ऑफ x ऑफ t, अब अगर x ऑफ t हमारा बेसिक सिग्नल के अंदर अप्लाइड है, जैसे हमने देखा log ऑफ x ऑफ t, e टू द पावर x ऑफ t या फिर सिग्नम ऑफ x ऑफ t, ये जितने भी फंक्शंस हैं ये सभी केसेस क्या हो जाएंगे, आपके नॉन लीनियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप बहुत केयरफुली इन चीज़ों को एक एक पॉइंट्स को देखते जाइए, इनको एक प्रॉपर नोट्स आपके पास होने चाहिए, और जब आप रिकॉल करेंगे, जब चीज़ें रिवाइज करेंगे तो आपको सिर्फ ये पॉइंट्स देखना है। इन पॉइंट्स को हमने वेरीफाई करने के लिए क्या एग्जांपल्स लिए, उसमें आपको फिर टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो तो प्रोसीजर आपको पता चल गया, रिजल्ट्स आपको याद रहने चाहिए। गेट में जब आप अपियर होंगे आपको पूरा सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ें आपको जैसे ही दिख जाए आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये चीज़ हो गई। अब जैसे हमने देखा था कि इंटीग्रेटर या डिफरेंशिएटर्स जो है वो क्या है, लीनियर ऑपरेटर्स हैं। लेकिन अगर हमारे पास कभी ऐसा रिलेशन आ जाए y ऑफ t इज इक्वल्स टू, अगर हमारे पास लिखा हुआ है d बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ t, अगर d बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ t था तो सिस्टम क्या था, लीनियर था। लेकिन अगर क्या आ जाए y ऑफ t इज इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ t, तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा, इट इज नॉन लीनियर। ठीक है, ऐसे ही इसको आप चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के लिए प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, मैं डायरेक्टली अब कुछ रिजल्ट्स जो आपको याद रखने चाहिए वो रिजल्ट्स की हम बात कर रहे हैं। ऐसे ही अगर मान लीजिए ये हम एक्स स्क्वायर ऑफ टी था, अगर आपको यही चीज y के बीच में गिवन होता कि y स्क्वायर ऑफ टी इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ टी, तो ये सिस्टम भी जो होता है ये क्या होता, नॉन लीनियर होता। देखिए डिफरेंशिएटर जो है, ये जो डिफरेंशिएशन ऑपरेशन है ये लीनियर है। डिपेंड किस पे करता है सिस्टम, लीनियर या नॉन लीनियर होगा, x या y, अगर इनके पावर्स आपको 1 के अलावा कुछ भी वैल्यूज दिख रही हैं तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। अगर यहाँ yt है और यहाँ xt है तो सिस्टम क्या रहेगा, लीनियर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें इंटीग्रेटर के केस में, जैसे आपने देखा था कि इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स ऑफ टाउ डी टाउ वो लीनियर था। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा आ जाए y ऑफ t इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स स्क्वायर ऑफ टाउ डी टाउ, तो अब ये सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ जैसे ये चीज हो गई, अब इसमें और क्या देख सकते हैं आप नॉन लीनियर के केस में, जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन होता कि y ऑफ t इज इक्वल्स टू 4t प्लस x ऑफ t, अब ये सिस्टम लीनियर होगा या नहीं होगा। अगर हम देखें सिस्टम के लिए आप क्या बोलते हैं, लीनियरिटी के लिए क्या चीज होनी चाहिए, फॉलो, जीरो इनपुट जीरो आउटपुट क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर हम इनपुट को जीरो पुट कर दें तो x ऑफ t की वैल्यू अगर जीरो है तो उस टाइम में y ऑफ t की वैल्यू किसके बराबर है, 4t। अगर हमारा x ऑफ t फंक्शन ऐसा हो जो t इज इक्वल्स टू जीरो पर ही जीरो हो रहा है, तब तो ये चीज आपको दिखेगी कि y ऑफ t भी हमें जीरो मिलेगा। अगर x ऑफ t हमारा t इज इक्वल्स टू जीरो पर जीरो हो रहा है तो t जीरो पर तो ये फंक्शन भी जीरो है, तो y ऑफ t आपको जीरो मिलेगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि x ऑफ t की वैल्यू t इज इक्वल्स टू जीरो पर ही जीरो हो, ऐसा ये x ऑफ t कहीं पर भी जीरो हो सकता है, इसका हो सकता है 0 पॉइंट अदर देन t इक्वल्स टू जीरो कहीं लाई कर रहा हूं। तो इसलिए अगर x ऑफ t हमारा t के जीरो वैल्यू के अलावा कहीं पर जीरो हो रहा है तो उस कंडीशन में ये जो सिस्टम है इट डू नॉट फॉलो, किसको फॉलो नहीं कर रहा है, ये जीरो इनपुट जीरो आउटपुट क्राइटेरिया को ये फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए जो सिस्टम है हमारा ये कैसा है, नॉन लीनियर। अगर डायरेक्ट ही गिवन होता कि y ऑफ t इज इक्वल्स टू सिर्फ 4 प्लस x ऑफ t लिखा होता, तब तो आपको देखने की भी जरूरत नहीं थी, आपने x ऑफ t जीरो पुट किया तो y ऑफ t फिर भी 4 मिलता रहेगा। x ऑफ t कहीं भी जीरो हो, ये y ऑफ t जीरो नहीं होगा, किसके लिए, x ऑफ t जीरो के लिए। तो ये सिस्टम डायरेक्टली आप देखकर कह सकते थे ये सिस्टम कैसा है हमारा, नॉन लीनियर है। ठीक है, तो अब अगर नॉन लीनियर सिस्टम्स में ऐसे केसेस की हम बात करें, कुछ सिस्टम्स ऐसे हो सकते हैं जो लीनियरिटी फॉलो करने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं,
होमोजीनियस भी होना चाहिए और एडिटिव भी होना चाहिए। तो ऐसे कुछ सिस्टम्स हो सकते हैं जो होमोजीनियस तो हो, एडिटिव नहीं हो, या फिर कुछ सिस्टम्स ऐसे भी हो सकते हैं जो एडिटिव तो हो लेकिन होमोजीनियस नहीं हो। तो फर्स्ट केस अगर हम देखें कि सिस्टम्स नॉन लीनियर सिस्टम्स which are homogeneous but not additive, सिस्टम्स जो होमोजीनियस तो है लेकिन एडिटिव नहीं है। तो एक भी प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो रही, मतलब वो सिस्टम तो कैसे हैं, नॉन लीनियर सिस्टम्स हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए कंसीडर करें, सपोज हमने एक एग्जांपल आप इस टाइप का ले सकते हैं, y ऑफ t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऑफ t अपॉन x ऑफ t प्लस 1। ठीक है, तो अगर आप इस केस में एडिटिविटी चेक करना चाहेंगे तो एडिटिविटी के लिए y1 ऑफ t अगर हम आउटपुट डिफाइन करें x1 के लिए तो x1 स्क्वायर ऑफ t अपॉन x1 ऑफ t प्लस 1, x2 ऑफ t के लिए आउटपुट y2 ऑफ t इज इक्वल्स टू x2 स्क्वायर ऑफ t अपॉन x2 ऑफ t प्लस 1। दोनों आउटपुट्स को सम करके हमने नया आउटपुट डिफाइन कर दिया y3 ऑफ t, तो ये x1 स्क्वायर ऑफ t अपॉन x1 ऑफ t प्लस 1 प्लस x2 स्क्वायर ऑफ t अपॉन x2 ऑफ t प्लस 1, y1 प्लस y2 ऐड करके हमने नया आउटपुट डिफाइन कर दिया y3 ऑफ t, इक्वेशन 1 मान लीजिए। अगर हम अब एक नया इनपुट ले लें x3 डैश ऑफ t, तो हमने मान लिया x3 डैश ऑफ t इज इक्वल्स टू x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t। इसी रिलेशन से अब इसके लिए अगर हम आउटपुट देखें तो y3 डैश ऑफ t इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं x3 डैश ऑफ t का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x3 ऑफ t प्लस 1। ठीक है, तो ये वैल्यू जो आ रही है हमारी दैट इज x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t, ये हमारा x3 डैश ऑफ t है, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x1 ऑफ t प्लस 1 प्लस x2 ऑफ t प्लस 1। ठीक है, x3 डैश ऑफ t ये है, तो x3 डैश ऑफ t प्लस 1 के लिए हमने दोनों जगहों पर t प्लस 1 पुट कर दिया। ऊपर x3 डैश ऑफ t का स्क्वायर लेना था तो इसका स्क्वायर ले लिया, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। तो क्या दिख रहा है अब हमें, ये दोनों इक्वेशन से इंटायरली डिफरेंट हैं। ये हमारा x1 प्लस x2 का स्क्वायर है, यहाँ पर इंडिविजुअल्स का स्क्वायर है, यहाँ पर ये दोनों टर्म्स जो आएंगे वो क्या आएंगे, मल्टीप्लीकेशन में आएंगे, और यहाँ पर ये दोनों टर्म्स कैसे हैं, एडिशन में है। तो ये दोनों चीजें सेम नहीं है, मतलब सिस्टम जो हमारा है वो एडिटिव नहीं है। ठीक है, नॉट एडिटिव। लेकिन अगर हम होमोजेनिटी चेक करें, अगर हम चेक कर रहे हैं होमोजेनिटी, तो होमोजेनिटी के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन था y ऑफ t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऑफ t अपॉन x ऑफ t प्लस 1। फिर से देखिए, होमोजेनिटी होने के लिए, सेटिस्फाई होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर y ऑफ t में हम अल्फा से मल्टीप्लाई कर ले, अल्फा इंटू वाई टी, तो ये चीज हमारी किसके बराबर होनी चाहिए, जो रिस्पॉन्स आ रहा है किसके लिए, अगर हम इनपुट को अल्फा से मल्टीप्लाई करके अप्लाई करें, उसके लिए जो आउटपुट आएगा, और सीधे हमने वाई टी को अल्फा से मल्टीप्लाई कर लिया, तब जो आउटपुट आएगा वो दोनों सेम होना चाहिए। तो अगर आप पहले अल्फा इंटू वाई ऑफ टी की वैल्यू देखें, अगर हमने मान लीजिए इसको y1 ऑफ t नाम दे दिया, दैट इज अल्फा टाइम्स y ऑफ t, तो x आप यहां पर लिखेंगे अल्फा इंटू ये जो भी y ऑफ t की वैल्यू थी, दैट इज एक्स स्क्वायर ऑफ t अपॉन x ऑफ t प्लस 1। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। अब आप रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं, उसको हमने सेकेंड आउटपुट नाम दिया, दैट इज रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर अल्फा टाइम्स x ऑफ t। अब हम इनपुट क्या पुट करना चाहते हैं, अल्फा x ऑफ t पुट करना चाहते हैं। तो उसके लिए देखिए इस आउटपुट, इसी रिलेशन से रिस्पॉन्स की वैल्यू क्या होगी, जो भी हमारा इनपुट है अल्फा इंटू एक्स ऑफ टी, अब इस पूरे का स्क्वायर हमें लेना होगा, डिवाइडेड बाई यहां भी x ऑफ t प्लस 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू एक्स ऑफ t प्लस 1। ठीक है, यहां से देखिए क्या वैल्यू आ रही है, दैट इज, इसको हम ऐसे लिख सकते थे अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ t का स्क्वायर, दैट इज अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ऑफ t अपॉन अल्फा इंटू एक्स ऑफ t प्लस 1। एक अल्फा कैंसल हो जाएगा तो वैल्यू क्या बचेगी, अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर ऑफ t अपॉन एक्स ऑफ t प्लस 1। इस इक्वेशन को और इक्वेशन 1 को कंपेयर कीजिए, दोनों चीजें क्या दिख रही हैं, हमें सेम दिख रही हैं। मतलब ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम एडिटिव नहीं है, लेकिन ये सिस्टम कैसा है, होमोजीनियस है। तो ऐसे सिस्टम, नॉन लीनियर सिस्टम्स ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं जो एडिटिव नहीं हो लेकिन क्या हो, होमोजीनियस हो। उसका एक एग्जांपल आप ये देख रहे हैं। तो ऐसे केसेस आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे,
अगर कभी भी जैसे हमने शॉर्टकट लिया था कि ब्रैकेट के अंदर की टर्म को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, बिल्कुल ऐसे ही यहां से भी आप देख सकते हैं, फिर से इसको आप शॉर्टकट समझ सकते हैं देखने के लिए कि ये किसके लिए है, सिस्टम्स विच आर होमोजीनियस बट नॉट एडिटिव। वो कैसे फंक्शंस होंगे, अगर हमारा y के अंदर जो भी चीज है वो कैसा है, अगर ये इस फॉर्म का आ रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स के फॉर्म का आ रहा है, मतलब ये जो ओवरऑल चीज आएगी ये किस फॉर्म की आएगी, x के फॉर्म की आएगी। पावर जैसे हम मल्टीप्लीकेशन में कहते थे कि x इंटू एक्स जो होगा पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर की चीज को नेग्लेक्ट करते हुए, ठीक है। ऐसे ही यहां पर अगर हम देखें तो ये हमारा जो पावर आ रहा है वो कितना आ रहा है, x के पावर 1 के फॉर्म का अगर आ रहा है, लेकिन अपने आप में ये जो स्क्वायर वाला टर्म था ये तो हम जानते हैं कि इसकी वजह से सिस्टम क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। तो ऐसे केसेस में आपको दिख रहा है y इक्वल्स टू mx के फॉर्म की ये चीज आएगी, तो ऐसे केसेस में सिस्टम हमारा होमोजीनियस होगा, लेकिन वो सिस्टम नॉन लीनियर होगा क्योंकि सिस्टम क्या होगा, नॉन एडिटिव होगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस जब भी आपको सेटिस्फाई करते हुए दिखें तो ये जो सिस्टम्स होंगे ये सिस्टम्स कौन से सिस्टम्स होंगे, नॉन लीनियर होमोजीनियस, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के भी एग्जांपल्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि नॉर्मली हम सिर्फ किसकी बात करते हैं, लीनियर है या नहीं है, लेकिन अगर आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज नॉन लीनियर होमोजीनियस सिस्टम, ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। इसके कुछ और एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए हमने ले लिया y ऑफ t इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऑफ t अपॉन डी बाई डी टी ऑफ x ऑफ t। इसके केस में भी आप अगर देखेंगे सेम यही चीज फॉलो होगी और ये सिस्टम भी क्या होगा, नॉन लीनियर होमोजीनियस सिस्टम होगा। और एग्जांपल आप देख सकते हैं y ऑफ t इज इक्वल्स टू अगर आपने ले लिया d बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ t ले लें आप, डिवाइडेड बाई x ऑफ 3t ले लें, ये भी चीज सेम इसी चीज को फॉलो करेगी। आप डिफरेंशियल ऑपरेटर को भूल जाइए, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का टर्म आ रहा है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का टर्म आ रहा है, ये चीज उसी को सेटिस्फाई करेगी। जैसे मान लीजिए अगर हम ऐसे डिफाइन कर दें y ऑफ n इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ n इंटू एक्स ऑफ n माइनस 1 अपॉन एक्स ऑफ n प्लस 2, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, मतलब x का कोई फंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये टर्म फिर से जो ये सिस्टम होगा ये कैसा सिस्टम होगा, नॉन लीनियर होमोजीनियस सिस्टम होगा, ठीक है। और क्या देख सकते थे आप, y ऑफ n इज इक्वल्स टू d ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ n, सॉरी इट इज t, y ऑफ t इज इक्वल्स टू d एक्स स्क्वायर ऑफ t अपॉन x ऑफ साइन t। इस टाइप के भी जो फंक्शंस होंगे ये भी फंक्शंस आपके क्या होंगे, d बाई डी टी है एक्चुअली यहाँ पर, d बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ t अपॉन साइन t, ठीक है। या फिर यहाँ लिखा होता है x ऑफ t इंटू एक्स ऑफ t प्लस 1 अपॉन d बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ t प्लस 1। इस टाइप के जितने भी सिस्टम्स होंगे ये सभी सिस्टम्स क्या होंगे, नॉन लीनियर होमोजीनियस सिस्टम्स होंगे, ठीक है। तो अब जैसे अभी हमने बात की कि कुछ सिस्टम्स ऐसे हो सकते हैं नॉन लीनियर के केस में जो एडिटिव नहीं होंगे लेकिन होमोजीनियस होंगे, तो ऐसे भी कुछ सिस्टम्स हो सकते हैं नॉन लीनियर के केस में जो होमोजीनियस नहीं होंगे लेकिन क्या होंगे, एडिटिव होंगे। तो अब अगर हम उसकी बात करें, अब हम देखना चाहते हैं नॉन लीनियर सिस्टम्स which are additive but not homogeneous। अब अगर हम इसकी बात करें कि ऐसे कौन से सिस्टम्स हो सकते हैं जो एडिटिव तो हो लेकिन होमोजीनियस नहीं हो, तो जैसे आप एग्जांपल अगर कंसीडर करें, सपोज हमारे पास एक एग्जांपल होता सिस्टम का y ऑफ t इज इक्वल्स टू एक्स कॉन्जुगेट ऑफ t, ठीक है। एक्स कॉन्जुगेट ऑफ t अगर हमने ले लिया, इसको आप ऐसे में समझ सकते हैं एक्स ऑफ t का होल कॉन्जुगेट, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसको लेकर के आप इसको चेक कीजिए, एक्स ऑफ t का होल कॉन्जुगेट, ये दोनों चीजें सेम है, ठीक है। तो अब अगर आपको इसको चेक करना है, एडिटिविटी और होमोजेनिटी चेक करनी है अगर आपको, अगर आप एडिटिविटी चेक करेंगे, यहां कर लेते हैं y ऑफ t गिवन है हमारे पास x कॉन्जुगेट ऑफ t, तो y1 ऑफ t की वैल्यू क्या होगी, x1 कॉन्जुगेट ऑफ t, y2 ऑफ t की वैल्यू क्या होगी, x2 कॉन्जुगेट ऑफ t, और अगर हमने इन दोनों को ऐड करके डिफाइन कर दिया y3 ऑफ t, दैट विल बी इक्वल्स टू x1 कॉन्जुगेट ऑफ t प्लस x2 कॉन्जुगेट ऑफ t। इसको एक इक्वेशन मान लीजिए। अब हमने इनपुट डिफाइन किया x3 डैश ऑफ t,
x3 डैश ऑफ t को इनपुट हमने डिफाइन किया जो x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t के बराबर है। तो इस इनपुट के लिए इसी रिलेशन से आउटपुट y3 डैश ऑफ t इज इक्वल्स टू x3 डैश ऑफ t का कॉन्जुगेट। ठीक है, जो भी इनपुट लेते हैं उसका कॉन्जुगेट करने से हमें आउटपुट मिलता है। तो इनपुट हम ले रहे हैं x3 डैश ऑफ t, x3 डैश ऑफ t की वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज इक्वल्स टू x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t का कॉन्जुगेट। अब अगर आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आप जानते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट से कि अगर p प्लस q इस पूरे का कॉन्जुगेट अगर आप लेंगे तो ये वैल्यू सेम होती है किसके, p कॉन्जुगेट प्लस q कॉन्जुगेट के। ऐसे ही आप p इंटू q का भी अगर होल कॉन्जुगेट लेंगे तो भी ये वैल्यू सेम होती है किसके, p कॉन्जुगेट इंटू q कॉन्जुगेट के। ये चीजें आप याद रखेंगे, ये चीजें आपको सिर्फ सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में ही नहीं बहुत जगह और भी ये आपके बेनिफिशियल होंगी। तो ये चीजें हम देखी भी थी, हमने कहां पर ये रिलेशन हमने कहां देखा था, जब हम कॉन्जुगेट सिमेट्रिक और कॉन्जुगेट एंटीसिमेट्रिक पार्ट्स की बात कर रहे थे इवन एंड ऑड सिग्नल के बाद, वहां पर हमने इस रिलेशन को यूज भी किया था। तो अगर हमारे पास x1 प्लस x2 का होल कॉन्जुगेट आ रहा है तो यहां से आप y3 डैश ऑफ t को लिख भी सकते हैं ऐसे, इट इज x1 कॉन्जुगेट ऑफ t प्लस x2 कॉन्जुगेट ऑफ t। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। y3 ऑफ t ये भी सेम चीज है, y3 डैश ऑफ t भी वही मिल रहा है, मतलब सिस्टम को हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम हमारा कैसा है, एडिटिव है। ये सिस्टम क्या है हमारा, एडिटिव है। अब लेकिन अगर हम इसकी होमोजेनिटी चेक करते, होमोजेनिटी अगर आप चेक करेंगे तो y ऑफ t की वैल्यू आपको गिवन है x कॉन्जुगेट ऑफ t। तो अगर हमने एक बार एक आउटपुट डिफाइन किया y1 ऑफ t जो अल्फा इंटू y ऑफ t के बराबर है, मतलब हमने इस आउटपुट को ही अल्फा से मल्टीप्लाई अगर कर लिया तो क्या वैल्यू होगी, अल्फा इंटू x कॉन्जुगेट ऑफ t। अब हम बात कर चुके हैं कि ये जो अल्फा या बीटा आप लेते हैं ये कैसी वैल्यूज होती हैं, कांस्टेंट जो क्या हो सकती है अपने आप में, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स। तो ये जो रिलेशन होना चाहिए कि ये अल्फा एक्स y ऑफ t किसके बराबर होना चाहिए, रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम फॉर इनपुट अल्फा इंटू एक्स ऑफ t। तो ये दोनों चीजें किसके लिए सेटिस्फाई करनी चाहिए, तीनों ही केसेस के लिए सेटिस्फाई करनी चाहिए। मतलब अल्फा अगर हम कॉन्जुगेट कोई वैल्यू ले लें, कॉम्प्लेक्स कोई वैल्यू ले लें, उसके लिए भी हमारा रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो अब अगर हम दूसरा आउटपुट देख रहे हैं y2 ऑफ t, जो किसके लिए देख रहे हैं हम, जब हमने इनपुट क्या अप्लाई किया, अल्फा इंटू एक्स ऑफ टी अगर हमारा इनपुट है उसके लिए क्या आउटपुट आएगा। तो रिलेशन क्या कहता है, आउटपुट क्या होगा, जो भी हम इनपुट अप्लाई करेंगे उसका हमें कॉन्जुगेट लेना है। हमने क्या इनपुट अप्लाई किया, अल्फा इंटू एक्स ऑफ टी अप्लाई किया, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। ठीक है, और अल्फा इंटू एक्स ऑफ टी का कॉन्जुगेट, इसकी वैल्यू क्या होगी, अल्फा कॉन्जुगेट इंटू एक्स कॉन्जुगेट ऑफ टी। अब यहां देखिए y1 ऑफ टी की वैल्यू क्या है, सिर्फ अल्फा इंटू एक्स कॉन्जुगेट ऑफ टी, लेकिन अगर हम a इंटू बी का कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या मिलेगा एक्चुअली रिजल्ट हमें, a कॉन्जुगेट इंटू बी कॉन्जुगेट। तो अब अगर अल्फा अपने आप में कॉम्प्लेक्स होता तो अल्फा और अल्फा कॉन्जुगेट की वैल्यूज जो होती वो एक दूसरे से अलग होती। तो इसका मतलब यहां पर आपको दिख रहा है कि y1 ऑफ t इज नॉट इक्वल्स टू y2 ऑफ t। तो इसका मतलब ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम कैसा है, इट इज नॉट होमोजीनियस, ये होमोजीनियस नहीं है। ठीक है, तो अगर होमोजीनियस नहीं है तो मतलब ओवरऑल सिस्टम क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। तो आपको क्या पता चल गया, ऐसे भी सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं जो एडिटिव होंगे लेकिन होमोजीनियस नहीं होंगे, होमोजीनियस होंगे लेकिन एडिटिव नहीं होंगे। तो ये जो पर्टिकुलर केस है, ये जो पर्टिकुलर ऑपरेटर है आपका, कौन सा ऑपरेटर, कॉन्जुगेट ऑपरेटर, जहां पर भी ये कॉन्जुगेट ऑपरेटर आपको दिख गया इनपुट और आउटपुट रिलेशन के बीच में, तो इसको देखते ही आप समझ जाइए कि वो सिस्टम कभी भी लीनियर नहीं होने वाला। वो सिस्टम कैसा होगा, एडिटिव होगा लेकिन होमोजीनियस नहीं होगा, जिसकी वजह से सिस्टम ओवरऑल क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। तो अब इस ऑपरेटर को देखकर जहां पर भी आपको देखता आप सिस्टम की नॉन लीनियरिटी बता सकते हैं। कैसे, अब और क्या एग्जांपल्स हो सकते थे इसमें, जो सिस्टम क्या होते, होमोजीनियस होते लेकिन एडिटिव होते लेकिन होमोजीनियस नहीं होते। जैसे अगर आपने लिखा, एग्जांपल्स देखिए क्या क्या ले सकते थे आप, y ऑफ t इज इक्वल्स टू, अगर आप लिख दें रियल ऑफ x ऑफ t, आप जानते हैं रियल ऑफ x ऑफ t की वैल्यू क्या होती है, x ऑफ t प्लस x कॉन्जुगेट ऑफ t डिवाइडेड बाई 2। तो जैसे ही ये कॉन्जुगेट ऑपरेटर आ गया, मतलब ये जो सिस्टम होगा ये क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। क्यों नॉन लीनियर होगा, एडिटिव तो होगा लेकिन ये होमोजीनियस नहीं होगा। कॉन्जुगेट ऑपरेटर को देखते ही आपको ये चीज समझ जानी है। ऐसे ही अगर हम लिखते y ऑफ t इज इक्वल्स टू इमेजिनरी ऑफ x ऑफ t,
तो ये वैल्यू क्या होगी, x ऑफ t माइनस ऑफ x कॉन्जुगेट ऑफ t डिवाइडेड बाई 2। तो ये भी सिस्टम हमारा नॉन लीनियर एडिटिव बट नॉन होमोजेनियस सिस्टम है। ठीक है, इसमें आप और क्या लिख सकते थे, ऑपरेटर, इस ऑपरेटर का यूज और कहां देखा है आपने, अगर हम ले लेते y ऑफ t इज इक्वल्स टू, क्या डिफाइन कर देते हम, कॉन्जुगेट सिमेट्रिक पार्ट ऑफ x ऑफ t। आप जानते हैं कॉन्जुगेट सिमेट्रिक पार्ट की वैल्यू क्या होती है, x ऑफ t प्लस x कॉन्जुगेट ऑफ माइनस t डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही अगर हमारा होता y ऑफ t इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेट एंटी सिमेट्रिक पार्ट ऑफ x ऑफ t, दैट इज व्हाट, x ऑफ t माइनस ऑफ x कॉन्जुगेट ऑफ माइनस t डिवाइडेड बाई 2। तो ये सिस्टम भी क्या होता हमारा, नॉन होमोजीनियस एडिटिव, देयरफॉर सिस्टम विल बी नॉन लीनियर। तो ये सभी सिस्टम्स जो है वो क्या है, नॉन लीनियर है। किसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो इवन और ऑड पार्ट्स होते हैं वो सिर्फ वहां पर क्या होता है, x ऑफ t प्लस x ऑफ माइनस t डिवाइडेड बाई 2। तो वो सिस्टम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, लीनियर होते हैं। लेकिन रियल इमेजिनरी पार्ट्स अगर पूछे जा रहे हैं तो वो सिस्टम्स क्या होते हैं, नॉन लीनियर होते हैं। ठीक है, इसमें और आप क्या देख सकते थे, कॉन्जुगेट का कहीं भी आपको यूज दिख जाए, मतलब y ऑफ t इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x कॉन्जुगेट ऑफ माइनस t दिख जाए, या y ऑफ t इज इक्वल्स टू सिर्फ आपको x कॉन्जुगेट ऑफ माइनस t दिख जाए, या फिर कुछ भी कॉन्जुगेट ऑपरेटर बस आ गया, तो आपको इतना बस देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप कॉन्जुगेट ऑपरेटर अगर आपने देख लिया तो वहां से देखकर ही आपको बता देना है कि सिस्टम होमोजीनियस नहीं होगा, इसलिए सिस्टम क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। तो ये आपने कंडीशनली भी देख लिए कि जो सिस्टम्स होते हैं हमारे वो कंडीशनली मतलब कुछ ऐसे भी कंडीशंस हो सकते हैं जिसमें क्या हो, सिस्टम एडिटिव या होमोजेनियस में से एक प्रॉपर्टी को फुलफिल करे जिसकी वजह से सिस्टम नॉन लीनियर रहेगा। तो अब हम स्पेस नहीं है, अब हम दो चीजें और देख लेते हैं। कंडीशनली की वर्ड जैसे आ गया है अगर, तो एक बार हम देख लेते हैं कि कंडीशनली लीनियर सिस्टम्स क्या होते हैं। और हमने कॉजल सिस्टम्स जब किए थे तो उसके केस में भी एक एग्जांपल हम देख सकते हैं कि कंडीशनली कॉजल सिस्टम्स क्या होते हैं। फिर हम अब एक साथ सारे एग्जांपल्स लेकर उनको समराइज करेंगे कि कौन से सिस्टम किस टाइप से बिहेव करेंगे। तो हमने देख लिया लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम्स कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि सिस्टम, कुछ सिस्टम्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कंडीशनली लीनियर सिस्टम्स हों। तो ऐसे सिस्टम्स जो कुछ केसेस में लीनियर की तरह बिहेव करें और कुछ केसेस में क्या हो जाएं, नॉन लीनियर की तरह बिहेव करें, ऐसे सिस्टम्स को हम कहते हैं कंडीशनली लीनियर सिस्टम। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक सिस्टम है, ये सिस्टम जो जिसका काम क्या है, ये सिस्टम हमारा कोई अगर मल्टीप्लायर सिस्टम, ठीक है, ये एक मल्टीप्लायर सिस्टम है जिसमें हम जो इनपुट अप्लाई कर रहे हैं x ऑफ t, ये सिस्टम उसमें किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन g ऑफ t से मल्टीप्लाई करके हमारे लिए आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है y ऑफ t, जिसकी वैल्यू क्या है, g ऑफ t इंटू x ऑफ t है। ठीक है, अब अगर हम केसेस देखें, अगर मान लीजिए केस 1, इफ g ऑफ t इज इक्वल्स टू t, अगर g ऑफ t की वैल्यू t होगी तो आउटपुट yt की वैल्यू क्या होगी, t इंटू एक्स टी। हमने देखा था t इंटू एक्स टी, ये सिस्टम कैसा है, लीनियर होगा। अगर हमने g ऑफ t की वैल्यू t ली तो सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, लीनियर की तरह। अगर हमने केस 2 ले लिया, सपोज अगर हमने ले लिया कि इफ g ऑफ t इज इक्वल्स टू cos t, कोई भी कोफिशिएंट अगर मल्टीप्लाइड है x ऑफ t में, अगर हमने cos t भी ले लिया तो y ऑफ t की वैल्यू क्या हो जाती, cos t इंटू एक्स ऑफ t, तो भी सिस्टम क्या हो जाता हमारा, अभी भी क्या रहता है, ये सिस्टम लीनियर रहता है। तो हम देख रहे हैं इन केसेस में gt की वैल्यू अगर हमारा कोई भी कोफिशिएंट होगा, टाइम से इंडिपेंडेंट हो या टाइम डिपेंडेंट हो, यहाँ gt की वैल्यू 4 ले लें, 2 ले लें, तो भी सिस्टम क्या रहेगा, लीनियर रहेगा। लेकिन अब अगर आप केस 3 कंसीडर करें, अगर हमने g ऑफ t की क्या वैल्यू पुट कर दी, इफ g ऑफ t हम कैसा फंक्शन ले लें, सेम वही फंक्शन ले लें जो हम इनपुट में अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम g ऑफ t की वैल्यू भी x ऑफ t के बराबर ले लें तो y ऑफ t की वैल्यू क्या होगी, xt इंटू एक्स टी, दैट इज व्हाट, एक्स स्क्वायर ऑफ t। और एक्स स्क्वायर ऑफ t हम जानते हैं अगर yt इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ऑफ t आ रहा है, मतलब सिस्टम क्या होगा हमारा, नॉन लीनियर हो जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि सेम सिस्टम gt की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। अगर gt की वैल्यू इस xt के बराबर हो गई तो सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, नॉन लीनियर की तरह। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि केस 4, जरूरी नहीं है कि सिर्फ x ऑफ t ही हो, अगर हमारा g ऑफ t x ऑफ t प्लस 2 भी होता तो भी हमारा जो y ऑफ t आता वो आप जानते हैं, हमने पहले भी देखा है कि अगर x में ब्रैकेट में कुछ भी चीज है, मतलब ये चीज कैसी आती, x ऑफ t प्लस 2 इंटू एक्स ऑफ 2, एक्स ऑफ t।
तो आप जानते हैं ये जो चीज हो जाएगी, ब्रैकेट के अंदर की चीज को नेग्लेक्ट कर देंगे तो कैसे बिहेव करेगा, स्क्वायर्ड फंक्शन की तरह बिहेव करेगा, और ये सिस्टम भी हमारा क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। तो ऐसे सिस्टम्स को हम कहते हैं कंडीशनली लीनियर सिस्टम्स, जो कुछ केसेस में लीनियर, लेकिन एक पर्टिकुलर केस सेटिस्फाई अगर नहीं हो तो सिस्टम कैसे बिहेव करने लगे, नॉन लीनियर। तो ये है हमारे कंडीशनली लीनियर सिस्टम। अब जैसे कॉजल के केस में हम शायद ये मिस कर गए कि आप ऐसे सिस्टम भी डिफाइन कर सकते हैं जो क्या हो, कंडीशनली कॉजल सिस्टम्स। जैसे मान लीजिए अगर हमारा आउटपुट इनपुट रिलेशन ऐसे गिवन होता, y ऑफ n इज इक्वल्स टू समेशन k इज इक्वल्स टू n नॉट टू n x ऑफ k। ठीक है, हमने यहां जो लिया था समेशन में k इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू n x ऑफ n लिया था, x ऑफ k, तो वो सिस्टम हमेशा ही कैसा था, कॉजल सिस्टम था। ठीक है, अब अगर हमने n नॉट टू n अगर लिमिट ले ली तो अब देखिए सिस्टम कॉजल भी हो सकता है और नॉन कॉजल भी हो सकता है। केस 1 अगर आप देखें, इफ n इज ग्रेटर देन n नॉट, अगर ये जो n है अगर ये n नॉट से बड़ा है, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल क्या ले लें, सपोज n नॉट इज इक्वल्स टू हमने ले लिया 2 और n इज इक्वल्स टू हमने ले लिया 5। ठीक है, तो अब जो हमारी वैल्यू आएगी इस फंक्शन सिस्टम की, वो y ऑफ n किस टाइप का सिस्टम होगा, अगर n हमारा बड़ा है n नॉट से तो आपको ऐसा सिस्टम मिलेगा, ये x ऑफ n प्लस x ऑफ n माइनस 1 प्लस x ऑफ n माइनस 2 अप टू कहां तक, x ऑफ n नॉट तक। मतलब आपने k में एक बार n पुट किया, एक बार n से एक छोटी वैल्यू, एक बार n से एक दो छोटी वैल्यूज, तो आपको x ऑफ n माइनस 1 इस टाइप की वैल्यूज मिलेंगी। तो ये सिस्टम क्या होगा, कॉजल होगा। अगर n हमारा बड़ा होगा n नॉट से तो सिस्टम क्या होगा, कॉजल होगा। लेकिन अगर आप केस 2 कंसीडर करते यहीं पर, इफ n इज लेस देन n नॉट, मतलब अगर n नॉट बड़ा हो जाए, अगर सपोज हमने डिफाइन कर दिया कि n नॉट इज इक्वल्स टू 8 एंड n इज इक्वल्स टू 5, तो अब क्या वैल्यू होगी, आप 8 से लेकर 5 तक अगर लेने वाले हैं, यहां मैक्सिमम आप 5 तक लेना है आपको, तो यही y ऑफ n अब आपको कैसा मिलेगा, y ऑफ n इज इक्वल्स टू x ऑफ n प्लस x ऑफ n प्लस 1 प्लस x ऑफ n प्लस 2, क्योंकि देखिए n आपका 5 है तो एक बार आपने x ऑफ 5 लिया, x ऑफ n, फिर n नॉट आपका 8 है, मतलब आपको 5 से लेकर 8 तक जाना है। समेशन में अपर लिमिट लोअर लिमिट का फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहां से एक बार x ऑफ n लिखा आपने, x ऑफ 5, फिर एक बार x ऑफ n से आपको 8 तक जाना है 5 से, तो 5 प्लस 1, फिर एक बार 5 प्लस 2, फिर एक बार 5 प्लस 3 आता, मतलब प्लस साइन आता। तो जैसे ही x ऑफ n प्लस 1 हो गया, मतलब आप जानते हैं ये सिस्टम कैसा होगा, नॉन कॉजल हो जाएगा। ये सिस्टम कैसा है, कॉजल है। तो ये इस पार्ट में ये जो केस है आपका, ये केस में सिस्टम कैसा बिहेव करेगा, कॉजल। और अगर n नॉट हमारा बड़ा हो जाए n से, तो यही सिस्टम हमारा कैसा बिहेव करेगा, नॉन कॉजल। तो इसलिए हम इस टाइप के सिस्टम को क्या कहते हैं, कंडीशनली कॉजल सिस्टम, कि अगर हम लिमिट्स को चेंज कर दें तो वही सिस्टम कैसे बिहेव करने लगे, अगर नॉन कॉजल की तरह बिहेव करने लगे, तो ऐसे सिस्टम्स को आप कहते हैं कंडीशनली कॉजल। ये हमारे क्या हो गए, कंडीशनली लीनियर सिस्टम्स। अब जैसे लीनियर सिस्टम्स के लिए भी अगर कैस्केड और पैरेलल जैसे कॉम्बिनेशन हमने देखा था, उसकी भी अगर हम बात करें, सपोज इफेक्ट ऑफ कैस्केड कनेक्शन ऑन लीनियरिटी। ठीक है, तो देखिए आपको क्या याद रखना है, देखिए हम पहले भी बात कर चुके हैं, कैस्केड अगर आप वर्ड यूज करते हैं तो इंपल्स रिस्पांस के टर्म्स में हम बोलते हैं सिस्टम्स जो है वो कैस्केडेड है, और इनपुट आउटपुट के रिस्पेक्ट में हम सिस्टम्स को क्या बोलते हैं, वो सीरीज में है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो आपको यहां जो चीज याद रखनी है कि अगर हमने सिस्टम्स को कैस्केड में कनेक्ट किया हुआ है, मतलब अगर सीरीज में कनेक्टेड हमारे इनपुट आउटपुट्स हैं, तो उस केस में क्या होगा, फर्स्ट आपको जो चीज याद रखनी है, इफ टू लीनियर सिस्टम्स are cascaded, then the output, then the over, या आप ऐसे कहें कि then the overall system will be linear। अगर हम दो लीनियर सिस्टम्स को कैस्केड करेंगे तब जो ओवरऑल सिस्टम जो बनेगा वो भी कैसा बिहेव करेगा, लीनियर की तरह ही बिहेव करेगा। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल के थ्रू समझें इसको, अगर हमारा एक ये सिस्टम है जिसमें हम इनपुट x ऑफ t दे रहे हैं
और अगर आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, सपोज ये z ऑफ t आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। जो आउटपुट आया उसको अगर हमने एक दूसरे सिस्टम में अप्लाई कर दिया एज इनपुट, इनपुट इस सिस्टम के लिए z ऑफ t है और इसका जो आउटपुट है वो हमारा फाइनल आउटपुट है, सपोज हमने उसको क्या नाम दे दिया, y ऑफ t। अब अगर ये दोनों ही सिस्टम्स लीनियर है, ये दोनों ही सिस्टम्स लीनियर है, मतलब जैसे इस सिस्टम, अगर ये सिस्टम लीनियर है तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते थे, एक आउटपुट इनपुट रिलेशन से। इसका आउटपुट कितना है सिस्टम का, z ऑफ t, और इनपुट क्या है, x ऑफ t। तो सपोज हमने ऐसा लिख दिया कि आउटपुट z ऑफ t इज इक्वल टू 3 इंटू x ऑफ t, मतलब ये सिस्टम कैसा है, लीनियर। आप जानते हैं x ऑफ t में कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब सिस्टम लीनियर है, ठीक है। ऐसे ही ये सिस्टम भी अगर लीनियर है, इसका भी कुछ एक ऐसा फंक्शन ले लीजिए जो लीनियर रिलेशन हो। आउटपुट yt है, इनपुट z ऑफ t है, तो हमने सपोज ऐसा लिख लिया z ऑफ माइनस टी। आप जानते हैं x ऑफ माइनस टी अगर yt में हो तो वो सिस्टम हमारा लीनियर होता है, टाइम स्केलिंग कुछ भी हम करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये सिस्टम भी लीनियर है और ये सिस्टम भी लीनियर है। हमने इनको क्या कर रखा है, कैस्केड कर रखा है, तो मतलब ये ओवरऑल हमारा कैस्केड कॉम्बिनेशन है। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि ये जो ओवरऑल सिस्टम का बिहेवियर है, ये ओवरऑल सिस्टम का बिहेवियर हमारा हमें कैसा मिल रहा है, क्या ये ओवरऑल सिस्टम हमारा इनपुट के रिस्पेक्ट में अगर चेक करें तो लीनियर है या नहीं है। तो देखिए यहां से आपको जो ओवरऑल आउटपुट है वो इसी सिस्टम का आउटपुट ओवरऑल आउटपुट है, मतलब y ऑफ t आउटपुट की वैल्यू किसके बराबर है, z ऑफ माइनस टी के बराबर है, ठीक है। और z ऑफ t अपने आप में किसके बराबर है, 3 इंटू x ऑफ t के बराबर है, तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3 इंटू x ऑफ माइनस टी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये z ऑफ माइनस टी की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, 3 इंटू एक्स ऑफ माइनस टी पुट कर दिया। तो मतलब जो ओवरऑल सिस्टम का आउटपुट है yt, वो जो ओवरऑल इनपुट है x ऑफ t उससे कैसे रिलेटेड है, y ऑफ t इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स ऑफ माइनस टी। और हम जानते हैं कि ये जो सिस्टम होगा जो किससे रिप्रेजेंटेड होगा, 3 इंटू एक्स ऑफ माइनस टी से। ये सिस्टम हमेशा कैसा होगा, लीनियर, क्योंकि ये टाइम स्केलिंग है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोफिशिएंट मल्टीप्लीकेशन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम दो लीनियर सिस्टम्स को कैस्केड में कनेक्ट कर दें तो हमेशा जो ओवरऑल सिस्टम होगा वो क्या रहेगा, लीनियर रहेगा। अब केस 2 अगर आप देखें, if two non-linear systems are connected in cascade, then the resultant system may or may not be linear। क्या है, may और may not be linear। अगर हमने दो लीनियर को कनेक्ट किया तब तो लीनियर ही होगा, लेकिन अगर दो नॉन लीनियर को कनेक्ट कर दिया तो उनका जो ओवरऑल सिस्टम रिस्पांस होगा वो क्या हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है और नॉन लीनियर भी हो सकता है। जैसे केसेस कंसीडर कर लीजिए फिर से। अगर मान लीजिए हमने एक ये सिस्टम लिया है, ये नॉन लीनियर सिस्टम है हमारा, एक ये सिस्टम है नॉन लीनियर और ये दूसरा एक सिस्टम है, ये भी हमारा सिस्टम नॉन लीनियर है। इनके लिए वैल्यूज डिफाइन कर दीजिए कुछ भी। सपोज ये हम इनपुट x ऑफ t अप्लाई कर रहे हैं, यहां आउटपुट z ऑफ t आ रहा है, ये z ऑफ t इनपुट में अप्लाइड है इस सिस्टम के और इसका आउटपुट हमारा फाइनल आउटपुट है y ऑफ t, ठीक है। अगर आप यहां पर z ऑफ t को डिफाइन करें, कोई भी एक ऐसा फंक्शन ले लीजिए जो नॉन लीनियर सिस्टम के लिए रिप्रेजेंटेशन दे। जैसे अगर हमने मान लीजिए ले लिया इसको 2x ऑफ t प्लस 5, अगर ऐसा होता 2xt प्लस 5 तो आप जानते हैं ये जीरो इनपुट जीरो आउटपुट क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर आप xt जीरो पुट कर दें तो भी zt की कुछ वैल्यू मिलेगी, मतलब ये सिस्टम कैसा है, नॉन लीनियर है, ठीक है। अब अगर ऐसे ही यहां पर भी हमें कोई फंक्शन डिफाइन करना हो तो यहां पर मान लीजिए हमने डिफाइन कर दिया कि ये जो y ऑफ t है, इस y ऑफ t की वैल्यू कितनी है, अगर हमने ले लिया z ऑफ या 3z ऑफ t माइनस 5, अगर हमने ऐसा ले लिया, ठीक है। अब देखिए सिस्टम में क्या होगा, अगर आप इस ओवरऑल सिस्टम को कह रहे हैं कि ये आपका ओवरऑल ये कैस्केड कॉम्बिनेशन का रिजल्ट हमें देखना है कि क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखें तो z ऑफ, ये हमारा ओवरऑल जो आउटपुट है, ये ओवरऑल आउटपुट किसके बराबर है, y ऑफ t इज इक्वल्स टू 3z ऑफ t माइनस 5 के बराबर है, ठीक है। या हमने सिंपली इसको क्या ले लिया, अगर सपोज हमने ये ले लिया सिंपली z ऑफ t माइनस 5 ले लिया, ठीक है।
तो y ऑफ t इज इक्वल्स टू z ऑफ t माइनस 5, ये भी सिस्टम नॉन लीनियर है क्योंकि इनिशियल कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है। zt 0 पुट करेंगे तो भी yt की कुछ वैल्यू मिल रही है आपको। अब अगर इसमें देखें तो zt अपने आप में क्या वैल्यू है, zt की वैल्यू अपने आप में कितनी है, 2x ऑफ t प्लस 5, ये हमारा क्या हो गया z ऑफ t, और माइनस 5 अगर आप करेंगे तो ये माइनस 5 और 5 कैंसल्ड हो गए और आपको ओवरऑल आउटपुट yt की वैल्यू किसके बराबर मिली, 2xt के बराबर मिली। अब इसको देखिए क्या है ये चीज, अगर हमने यहां yt इज इक्वल्स टू 2xt ऐसा रिलेशन हमें मिल गया, फाइनल आउटपुट और xt इनपुट के बीच में रिलेशन, तो ये रिलेशन कैसा है, लीनियर रिलेशन है, y इज इक्वल्स टू mx के फॉर्म का। तो मतलब अपने आप में ये भी सिस्टम नॉन लीनियर था, ये भी सिस्टम नॉन लीनियर था, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो इसका इफेक्ट आएगा कॉम्बिनेशन का वो कैसा बिहेव करेगा, लीनियर की तरह बिहेव करेगा। और आप क्या ले सकते थे, सपोज हमने एक ये सिस्टम लिया, इसके लिए सपोज x ऑफ t है, ये z ऑफ t आउटपुट है इसका, तो अगर हमने डिफाइन कर दिया इस सिस्टम को कि z ऑफ t इज इक्वल्स टू e टू द पावर x ऑफ t, हम जानते हैं नॉन लीनियर सिस्टम होगा, बेसिक फंक्शन के अंदर में x ऑफ t लिखा हुआ नॉन लीनियर सिस्टम है। इस z ऑफ t आउटपुट को इनपुट में हमने डिफाइन किया दूसरे सिस्टम के, जिसका फाइनल आउटपुट हमें y ऑफ t मिल रहा है। ये y ऑफ t अगर हमने ऐसे डिफाइन कर दिया log ऑफ z ऑफ t, ठीक है। तो फिर से देखिए बेसिक फंक्शन के अंदर में इनपुट है, मतलब ये सिस्टम भी कैसा है, नॉन लीनियर है। तो अब अगर आप देखें यहां से ओवरऑल आउटपुट हमारा यही yt हमारा ओवरऑल आउटपुट है। तो अगर ओवरऑल आउटपुट की हम बात कर रहे हैं तो y ऑफ t इज इक्वल्स टू log ऑफ z ऑफ t, और अपने आप में ये log जो है हमारा नेचुरल log है, log e z t, ठीक है। तो अपने आप में zt किसके बराबर है, दैट इज log e ऑफ log बेस e टू द पावर x ऑफ t। तो आप जानते हैं log और e अपने आप में कैंसल्ड हो जाएंगे और फाइनली जो आपको आउटपुट मिलेगा yt वो किसके बराबर मिलेगा, x ऑफ t के बराबर मिलेगा। तो फिर से हमें दिख रहा है ये सिस्टम भी नॉन लीनियर था, ये सिस्टम भी नॉन लीनियर था, लेकिन जो इनका कॉम्बिनेशन बन रहा है वो कॉम्बिनेशन कैसा एक्ट कर रहा है, लीनियर की तरह एक्ट कर रहा है। ये भी नॉन लीनियर, ये भी नॉन लीनियर, लेकिन इसका कॉम्बिनेशन जो है वो कैसा एक्ट कर रहा है, लीनियर की तरह एक्ट कर रहा है। जरूरी नहीं कि हर केस में लीनियर की तरह एक्ट करेगा। अगर मान लीजिए यही सेम सिस्टम जो हमने प्रीवियस केस में बनाया है वही सिस्टम लेते, यहां हमने लिखा z ऑफ t इज इक्वल्स टू 2x ऑफ t प्लस 5, और यहां पर ये हमारा इनपुट x ऑफ t है, इसका आउटपुट z ऑफ t है, ये z ऑफ t हमने सेकेंड सिस्टम में इनपुट की तरह अप्लाई किया, और इसका आउटपुट अगर हमने y ऑफ t इज इक्वल्स टू लिखा होता z ऑफ t माइनस 2, ये हमारा आउटपुट y ऑफ t अगर होता, तो y ऑफ t इज इक्वल्स टू z ऑफ t माइनस 2, z ऑफ t की वैल्यू पुट कर दीजिए 2x ऑफ t प्लस 5 माइनस 2, तो अब ये चीज क्या आएगी 2x ऑफ t प्लस 3। फिर से देखिए अब ये जीरो इनपुट जीरो आउटपुट क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आप xt जीरो भी पुट कर देंगे तो भी yt की वैल्यू आपको 3 मिलेगी। मतलब ये नॉन लीनियर, ये नॉन लीनियर, इनका जो कैस्केड कॉम्बिनेशन है उसका रिजल्ट भी कैसा, नॉन लीनियर। तो इसलिए नॉन लीनियर सिस्टम्स का कैस्केड कॉम्बिनेशन लीनियर भी बिहेव कर सकता है, और जैसे ये दोनों केसेस, या फिर नॉन लीनियर भी बिहेव कर सकता है जैसे ये केस। फिर ऐसे ही अगर आप बात करें, जैसे अभी हमने कैस्केड कॉम्बिनेशन की बात की, तो ऐसे ही आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर से स्टेटमेंट सेम है, अगर दो लीनियर सिस्टम्स होंगे उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन, फर्स्ट केस इफ मतलब दोनों सिस्टम्स हमारे कैसे हो, अगर लीनियर हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर, अगर दोनों सिस्टम लीनियर हैं तो ये हमेशा ही जो रिजल्ट मिलेगा ये भी कैसा मिलेगा आपको, लीनियर मिलेगा। एग्जांपल देख लीजिए, यहां पर हमने एक ये सिस्टम ले लिया x1, ये दूसरा सिस्टम ले लिया x2, इनको हमने पैरेलली कनेक्ट कर दिया, ये हमारा समर है, ये दोनों साइन पॉजिटिव के साथ आ रहे हैं, ये हमारा आउटपुट y ऑफ t है। अगर हमने मान लीजिए x ऑफ t लिया है, इसका आउटपुट अगर हम कहें ये y1 ऑफ t, इसके लिए अगर हमने लिख लिया y1 ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t डिवाइडेड बाई 2, ये लीनियर रिलेशन है। x ऑफ t में 1/2 कोफिशिएंट से हमने क्या किया है, इसमें मल्टीप्लाई किया, मतलब ये एक लीनियर सिस्टम है। ऐसे ही ये x ऑफ t यहां भी इनपुट में आ रहा है, इसके लिए आउटपुट अगर हमने y2 ऑफ t नाम दिया, इसको हमने लिख लिया अगर y2 ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ माइनस t डिवाइडेड बाई 2, ये भी लीनियर सिस्टम है। x ऑफ माइनस टी टाइम के स्केलिंग का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1/2 कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये भी एक लीनियर सिस्टम है।
y1 ऑफ टी यहां से आया, y2 ऑफ टी यहां से आया, ओवरऑल सिस्टम का आउटपुट y1 ऑफ टी प्लस y2 ऑफ टी। ठीक है, y1 की y ऑफ टी की वैल्यू क्या हो गई, y1 ऑफ टी दैट इज x ऑफ टी बाई 2 प्लस y2 ऑफ टी दैट इज x ऑफ माइनस टी बाई 2। इसको आप और क्या कह सकते थे, ये क्या लिखा हुआ है, इवन ऑफ x ऑफ टी। तो अगर आपने ओवरऑल इनपुट x ऑफ टी दिया, ओवरऑल आउटपुट y ऑफ टी आ रहा है जो किसके बराबर है, इवन ऑफ x ऑफ टी के बराबर है। तो ये हमेशा ही आप जानते हैं कि इवन फंक्शन हमारा, इवन फंक्शन ऑफ x ऑफ टी, ये क्या होगा, हमेशा लीनियर होगा। ऐसे भी समझ सकते थे, पैरेलल में जब हम कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, एडिशन होता है। तो एडिशन अगर होता है तो अगर ये दोनों ही टर्म्स हमारे जो हैं ये क्या हो रहे हैं, अगर ये भी हमारा लीनियर है और ये भी लीनियर है तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, हमें लीनियर ही मिलेगा। अब इसमें फिर से आप केस देख सकते हैं कि अगर हमने जो कॉम्बिनेशन लिया है, अगर वो दोनों ही सिस्टम्स नॉन लीनियर हो तो फिर से आप लिख सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन लीनियर सिस्टम्स मे और मे नॉट बी लीनियर। जैसे अगर हम केस देख लें, अगर हमारे पास ये दो नॉन लीनियर सिस्टम्स है, फिर इसी टाइप का एग्जांपल आप समझ सकते हैं। सपोज ये आपके पास y1 ऑफ t डिफाइंड है आपका, y1 ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ t प्लस 5 और ये हमारा y2 ऑफ t है 2x ऑफ t माइनस 5। अब अगर आपने ये इसको आपने y2 ऑफ t नाम दिया, ठीक है, इन दोनों को आपने ऐड कर दिया पॉजिटिव साइन के साथ, ये दोनों ही अगर आपने ले लिए, ये आपका फाइनल आउटपुट y ऑफ t जो किसके बराबर है, y1 प्लस y2। ठीक है, तो देखिए यहां से, अब ये आपने यहां से इंडिविजुअली ये हमने ओवरऑल इनपुट अप्लाई किया x ऑफ t, तो ओवरऑल जो हमारा आउटपुट है y ऑफ t, उसकी वैल्यू किसके बराबर है, y1 ऑफ t दैट इज x ऑफ t प्लस 5 प्लस y2 ऑफ t दैट इज 2x ऑफ t माइनस 5। ये दोनों ही सिस्टम्स अपने आप में लीनियर थे, दोनों में इनिशियल कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही हैं, मतलब सिस्टम क्या है, लीनियर है। जीरो इनपुट जीरो आउटपुट क्राइटेरिया कब फुलफिल नहीं होगा, जब सिस्टम में कुछ इनिशियल कंडीशन एग्जिस्ट कर रही हो। तो अगर ये चीज हमारी, अगर हम देखें तो ये 5 और ये 5 माइनस कैंसिल हो जाएगा और क्या चीज मिलेगी आपको, ओवरऑल 3x ऑफ t। तो अगर y ऑफ t इज इक्वल्स टू 3x ऑफ t है, मतलब ये जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है ये कैसा बिहेव कर रहा है, लीनियर की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर हम यहीं पर इस -5 की जगह कुछ भी और वैल्यू ले लें, 4 ले लें, 2 ले लें, तो यही सिस्टम में हमें कुछ इनिशियल कंडीशन बची हुई मिलेगी। 5 और -5 कैंसल्ड हो गए थे, अब अगर ये -5 की जगह कुछ और होता तो आपको कुछ इनिशियल कंडीशन मिलती, तो उस केस में क्या होता, सिस्टम हमारा नॉन लीनियर होता। तो आपको याद रखना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो या सीरीज कॉम्बिनेशन हो, अगर दोनों सिस्टम्स लीनियर हैं या दो से ज्यादा सिस्टम्स में वो सारे सिस्टम्स अगर लीनियर हैं तब तो लीनियर ही होगा। लेकिन अगर सभी नॉन लीनियर सिस्टम्स हैं तो उनका सीरीज कॉम्बिनेशन या उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन लीनियर भी हो सकता है और नॉन लीनियर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां तक अब हमने देख लिया। इसके बाद हमने कंडीशनली लीनियर और कॉजल सिस्टम्स भी देख लिए। अब हम यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं, सिस्टम्स रिप्रेजेंटेड बाय जो भी आपके पास रिलेशंस होंगे, और उन सब में हम चारों प्रॉपर्टीज चेक करते जाएंगे। आपको देखना है पहले कि सिस्टम हमारा कैसा होना चाहिए, उसके लिए हम अब एक टेबल के फॉर्म में बात करते हैं, फिर आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। तो अभी हमने सारी प्रॉपर्टीज देख ली हैं, तो अब यहाँ पर हम कुछ सिस्टम्स लेंगे और उनके लिए सारी प्रॉपर्टीज एक साथ डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। चीज़ें क्या ध्यान रखनी है आपको, स्टैटिक सिस्टम्स आर ऑलवेज कॉजल। ठीक, अच्छा, स्टैटिक में एक दो चीज़ें आप और देख सकते हैं, जैसे अगर आपने बात की स्टैटिक लीनियर सिस्टम्स, तो स्टैटिक लीनियर सिस्टम जैसे आप वोल्टेज इक्वेशन लिखते हैं रजिस्टर के केस में, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो वी टी इज इक्वल्स टू आर इंटू आई ऑफ टी। तो ये जो रिलेशन है, मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये वाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, आर इंटू एक्स ऑफ टी। तो ये रिलेशन हमारा कैसा है, लीनियर है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो आउटपुट है हमारा किसी भी टाइम का, यहाँ वाई टी है और यहाँ एक्स टी है, मतलब सिर्फ उसी टाइम के इनपुट पर डिपेंड करेगा। तो ये सिस्टम हमारा कैसा है, स्टैटिक लीनियर सिस्टम है। ठीक है, और क्या हो सकते हैं, डायनामिक लीनियर सिस्टम्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। डायनामिक लीनियर कैसे, जैसे अगर आपने कैपेसिटर या इंडक्टर्स के केस में अगर लिखा तो वी टी इज इक्वल्स टू, कैपेसिटर के लिए आप क्या लिखते हैं, 1/c इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू टी, जो करंट है हमारा आई सी ऑफ टी डी टी। तो अगर हम इसको आउटपुट और इसको इनपुट माने, तो अब हम देख रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से टी टाइम तक के इनपुट को हमें देखने की जरूरत है। मतलब ये सिस्टम कैसा है, डायनामिक है। लेकिन हम जानते हैं कि अगर यहाँ माइनस इन्फिनिटी टू टी लिमिट है तो ये सिस्टम कैसा रहेगा, लीनियर रहेगा। तो ये डायनामिक लीनियर का एग्जांपल हो गया। और आप देख सकते थे जैसे इंडक्टर के केस में आप लिखते हैं
एल डी आई बाई डी टी, तो आप जानते हैं डिफरेंशिएटर ये भी हमारा लीनियर ऑपरेशन है, और अगर डी बाई डी टी है मतलब डायनामिक सिस्टम है, ये देखा था आपने, क्योंकि ये इनिशियल कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ऐसे ही आप और क्या देख सकते थे, स्टैटिक एंड नॉन लीनियर सिस्टम्स भी हो सकते हैं। ऐसा भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं जो सिस्टम क्या हो, स्टैटिक एंड नॉन लीनियर हो। जरूरी नहीं कि सारे स्टैटिक सिस्टम्स लीनियर ही मिलेंगे। जैसे आप डायोड के लिए करंट इक्वेशन लिखते हैं तो आप इक्वेशन क्या लिखते हैं, करंट आई ऑफ टी इज इक्वल्स टू आई नॉट रिवर्स सैचुरेशन करंट ई टू द पावर वी बी अपॉन ईटा वी टी। वी आप इसको टाइम के फंक्शन के फॉर्म में लिख लीजिए, वी टी अपॉन ईटा वी टी माइनस वन। ऐसा आप डायोड के लिए करंट इक्वेशन लिखते हैं। तो अगर आई टी हमारा आउटपुट है और ये वी टी हमारा इनपुट है, तो यहाँ आई टी है, यहाँ वी टी है, टी में कोई माइनस प्लस कुछ नहीं है, मतलब ये एक स्टैटिक सिस्टम है। लेकिन आप जानते हैं e टू द पावर x ऑफ t के फॉर्म का ये फंक्शन है, बेसिक फंक्शन के अंदर x ऑफ t लिखा हुआ है, तो ये रिलेशन कैसा है, नॉन लीनियर है। तो कोई जरूरी नहीं है कि स्टैटिक सिस्टम्स हमेशा ही क्या होंगे, लीनियर होंगे। ठीक है। टाइम इनवेरिएंसी जब आपको चेक करनी होगी तो आप क्या देखेंगे, कोई भी उसमें स्केलिंग नहीं होनी चाहिए, जो कोफिशिएंट्स हैं वो कभी भी t के फंक्शन नहीं होने चाहिए, हमेशा कांस्टेंट होने चाहिए, और xt और yt को छोड़कर कोई भी टर्म या तो नहीं होना चाहिए, या अगर कोई टर्म है तो कांस्टेंट होना चाहिए। तो टाइम वेरिएंट इनवेरिएंट हो गया। लीनियर नॉन लीनियर के लिए अभी हमने इतनी सारी बात की। तो अब अगर हम देखना शुरू करें, जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां पर हमने लिख कर रख लिया कि थोड़ा टाइम सेव हो सके, y ऑफ n इज इक्वल्स टू x ऑफ n माइनस 3 माइनस ऑफ x ऑफ 5 माइनस n। जैसे ही n माइनस 3 दिख गया मतलब सिस्टम स्टैटिक नहीं होगा, क्योंकि अगर आप जीरो टाइम पर देखना चाहेंगे तो हमें माइनस 3 टाइम के इनपुट की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर स्टैटिक डायनामिक में देखें तो ये सिस्टम कैसा होगा, डायनामिक होगा। ठीक है। कॉजल होगा या नॉन कॉजल होगा, जैसे ही आपको ये माइनस n साइन दिखा तो आपने देखा था कि अगर टाइम रिवर्सल हम ले लेते हैं तो सिस्टम हमारा कॉजल नहीं रह जाता। किसी भी एक पार्ट में अगर नेगेटिव साइन आ गया, मतलब रिवर्सल का अगर साइन आ गया, तो मतलब ये कैसा सिस्टम है, नॉन कॉजल है। ठीक है। नेगेटिव साइन से टाइम इन्वर्जन पर उससे टाइम वेरिएंसी भी क्या हो जाती है, वैनिश हो जाती है। आपने देखा था कि अगर हम x ऑफ माइनस टी कर दें तो वो जो y ऑफ टी इज इक्वल्स टू x ऑफ माइनस टी सिस्टम था, तो कैसा था वो सिस्टम, टाइम वेरिएंट था। तो इसलिए हमारा ये सिस्टम कैसा है, टाइम वेरिएंट सिस्टम है। लीनियरिटी के लिए अगर हम बात करें तो लीनियरिटी में नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने आप में ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है, तो ओवरऑल जो सिस्टम होगा हमारा वो क्या होगा, लीनियर होगा। मतलब ये जो सिस्टम है हमारा कैसा सिस्टम है, ये लीनियर सिस्टम है। सेकंड एग्जांपल देखिए, y ऑफ n इज इक्वल्स टू xn इंटू कॉस ओमेगा नॉट n। जैसे ही yn और यहाँ xn दिखा तो सिस्टम को क्या कहेंगे आप, ये क्या सिस्टम है हमारा, स्टैटिक सिस्टम है। स्टैटिक सिस्टम्स आर ऑलवेज कॉजल। ठीक है। कॉस ओमेगा नॉट n जो कोफिशिएंट है हमारे इनपुट का वो n का फंक्शन है। ठीक है। डिस्क्रीट टाइम है तो n का फंक्शन नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट है तो t का फंक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे ही n का फंक्शन दिखा मतलब सिस्टम क्या होगा, टाइम वेरिएंट होगा। और x ऑफ n में कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो हम जानते हैं लीनियरिटी हमारी कोफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन से इंडिपेंडेंट होती है, चाहे वो टाइम का फंक्शन हो या नहीं हो, तो ये सिस्टम कैसा होगा हमारा, लीनियर होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, y ऑफ n इज इक्वल्स टू xn प्लस x ऑफ n माइनस n प्लस 1। जैसे ही n प्लस 1 दिख गया मतलब सिस्टम हमारा डायनामिक होगा। ये हमारा डायनामिक सिस्टम है। डायनामिक के साथ साथ और क्या होगा सिस्टम में, यहां पर लिखा हुआ है x ऑफ n प्लस 1, मतलब अगर हम जीरो टाइम का आउटपुट देखेंगे तो 1 टाइम के इनपुट पे डिपेंड करेगा। फ्यूचर इनपुट पे डिपेंडेंसी है तो क्या होगा हमारा ये सिस्टम, नॉन कॉजल होगा। ठीक है। इसके साथ ही जैसे ही आपको n मल्टीप्लीकेशन में दिखा कोफिशिएंट हमारा टाइम का फंक्शन हो गया, तो सिस्टम क्या होगा हमारा, टाइम वेरिएंट होगा। लीनियरिटी के लिए हमने देखा है x ऑफ n भी लीनियर है और n इंटू x ऑफ n भी लीनियर है। दोनों का कॉम्बिनेशन भी जो होगा ये सिस्टम हमारा कैसा होगा, लीनियर होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, y ऑफ n इज इक्वल्स टू xn अपॉन x ऑफ n माइनस 1। जैसे ही x ऑफ n माइनस 1 दिख गया मतलब सिस्टम हमारा क्या है, डायनामिक है। और माइनस 1 दिख रहा है मतलब क्या है, सिस्टम हमारा कॉजल है। प्लस 1 होता तो क्या हो जाता, नॉन कॉजल हो जाता। फिर से xn अपॉन x ऑफ n माइनस 1। टाइम वेरिएंसी के केस में अगर आप देखेंगे तो इसमें दोनों जगह पर अगर आप पुट करेंगे तो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या है, कोई स्केलिंग नहीं दिख रही है आपको, टाइम रिवर्सल नहीं दिख रहा, कोफिशिएंट दिख रहे हैं जो कांस्टेंट्स हैं, xn yn के अलावा कोई टर्म नहीं दिख रहे। तो मतलब ये जो सिस्टम होगा ये कैसा होगा, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होगा। लीनियरिटी के लिए अगर आप देखें तो हमने एक केस लिया था कि सिस्टम्स विच आर होमोजीनियस बट नॉट
एडिटिव, ये उसी टाइप का केस है आपका। सिस्टम जो है हमारा ये होमोजीनियस की प्रॉपर्टी को तो फुलफिल करेगा लेकिन एडिटिविटी की प्रॉपर्टी को ये फुलफिल नहीं करेगा। तो ये जो सिस्टम होगा आपका ये कैसा होगा? नॉन लीनियर, इट इज नॉन लीनियर। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर इस क्वेश्चन में ये हमें दिख रहा है कि ये जो n-1 का टर्म दिख रहा है आपको xn इंटू एक्स ऑफ n-1, जैसे ही xn छोड़कर कोई भी टर्म है मतलब ये सिस्टम हमारा कैसा है? डायनामिक है। ठीक है, डायनामिक पता चल गया। कॉजल नॉन कॉजल n-1 है, -1 है, इसका मतलब सिस्टम कैसा होगा हमारा? कॉजल होगा। टाइम इनवेरियंसी की अगर बात करें, कहीं भी स्केलिंग नहीं दिख रही है आपको, कहीं भी इसमें और क्या नहीं दिख रहा, कोफिशिएंट्स जो है हमारे वो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, मतलब ये जो सिस्टम है अगर टाइम इनवेरियंसी की बात करें तो ये कैसा सिस्टम होगा? टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होगा। अगर लीनियरिटी के टर्म्स में देखें तो हमने देखा था कि जब भी मल्टीप्लीकेशन में होता है तो आप ब्रैकेट के अंदर की चीज को छोड़ दीजिए, x इंटू एक्स आपको किस फॉर्म का मिला? एक्स स्क्वायर के फॉर्म का मिला, तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा हमारा? नॉन लीनियर हो जाएगा। तो सिस्टम क्या है? नॉन लीनियर। ठीक है, यहां से देखिए ये एक आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म दिख रहा है, डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी प्लस 2x ऑफ टी। जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो सारे कोफिशिएंट्स क्या हैं? कांस्टेंट्स हैं। तो अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये जो सिस्टम होगा ये लीनियर टाइम इनवेरिएंट होगा। ये चीज हमने देखी थी। कॉजल नॉन कॉजल के बारे में बात करें तो जैसे ही डी बाई डी टी दिख गया मतलब ये सिस्टम क्या होगा? डायनामिक होगा। ठीक है, और x ऑफ t प्लस 1 ऐसा आपको नहीं दिख रहा तो मतलब ये कैसा सिस्टम होगा? डायनामिक एंड कॉजल सिस्टम होगा। तो क्या क्या चीजें पता चल गई आपको? सिस्टम डायनामिक होगा क्योंकि डिफरेंशियल ऑपरेटर है, कॉजल होगा क्योंकि x ऑफ t प्लस 1 का टर्म नहीं दिख रहा, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें जो कोफिशिएंट्स हैं वो सारे कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं, इसलिए लीनियर भी होगा और टाइम इनवेरिएंट भी होगा। तो टाइम इनवेरिएंट एंड लीनियर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए y ऑफ t इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ टी। यहां yt यहां xt, मतलब सिस्टम क्या है? स्टैटिक सिस्टम है। स्टैटिक सिस्टम्स आर ऑलवेज कॉजल, देखने की जरूरत नहीं है। अब हमें देखना है टाइम इनवेरिएंसी। तो xt का जो कोफिशिएंट है वो क्या दिख रहा है? टाइम का फंक्शन दिख रहा है। तो मतलब ये सिस्टम कैसा होगा? टाइम वेरिएंट सिस्टम होगा। जैसे ही टाइम का फंक्शन हो गया कोफिशिएंट मतलब टाइम वेरिएंट सिस्टम होगा। लीनियरिटी की अगर हम बात करें तो क्या होगा? xt में हम कोई भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करें, चाहे वो क्या हो, टाइम का फंक्शन हो, टाइम का फंक्शन नहीं हो, सिस्टम हमेशा क्या होता है? लीनियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए t इंटू एक्स टी, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। यहां yt यहां xt, मतलब सिस्टम क्या है? स्टैटिक है। स्टैटिक सिस्टम्स आर ऑलवेज कॉजल। और t इंटू एक्स टी कोफिशिएंट टाइम का फंक्शन है तो ये भी हमारा क्या होगा? टाइम वेरिएंट, लेकिन सिस्टम क्या होगा? लीनियर। ठीक है, देखिए अब यहां पर जैसे आप और भी चीजें देख सकते थे, एक आपका ये एग्जांपल छूट गया, y ऑफ t इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी स्क्वायर, ये हमने नहीं किया। देखिए यहां से जैसे ही आपको दिखा t स्क्वायर, यहां पर आप 1 पुट करेंगे मतलब 2 पुट करेंगे तो यहां 4 आ जाएगा, मतलब सिस्टम क्या है हमारा? डायनामिक है। डायनामिक के साथ साथ प्रेजेंट आउटपुट फ्यूचर इनपुट्स पे डिपेंड कर रहा है, तो नॉन कॉजल है। इसके बाद अगर टाइम इनवेरिएंसी देखें तो t में स्केलिंग है, चाहे वो स्केलिंग लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, तो जैसे ही t में स्केलिंग है मतलब सिस्टम हमारा क्या है? टाइम वेरिएंट सिस्टम है। ठीक है, टाइम वेरिएंट सिस्टम होगा। और x ऑफ टी स्क्वायर, t में स्केलिंग अगर है और मतलब सिर्फ स्केलिंग अगर है तो लीनियर में आप जानते हैं कैसे भी स्केलिंग हो सिस्टम लीनियर ही रहता है, मतलब ये सिस्टम क्या है हमारा? लीनियर है। तो यही रिजल्ट जो आपने लिखे हैं ये किन के लिए और सेटिस्फाई होगा? y ऑफ, चाहे x ऑफ टी स्क्वायर होता या, चलिए ठीक है, ऐसे जैसे आपने यहां देख लिया तो यहां पर आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन आ गया एक्स स्क्वायर ऑफ टी हमने अभी नहीं लिया। ठीक है, t इंटू एक्स टी, इसके लिए हमने रिजल्ट देख लिया। नेक्स्ट देखिए y ऑफ टी इक्वल्स टू मॉड ऑफ x ऑफ टी। यहां yt यहां xt, मतलब सिस्टम क्या है? स्टैटिक है। ठीक है, स्टैटिक सिस्टम है तो क्या होगा? कॉजल भी होगा। टाइम इनवेरिएंसी अगर हम देखें या टाइम इनवेरिएंसी अगर आप देखें तो क्या होगी वैल्यूज? जो भी आप इसमें मॉड लेंगे तो टाइम इनवेरिएंसी के लिए क्या चीजें नहीं होनी चाहिए? स्केलिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं दिख रहा है। कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, नहीं दिख रहा है। तो मतलब सिस्टम हमारा जो है ये कैसा है? टाइम इनवेरिएंट है। लेकिन मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी का जो ग्राफ देखा था हमने वो क्या है? मॉड ऑपरेटर नॉन लीनियर ऑपरेटर है, तो इसलिए सिस्टम हमने देखा था कि मॉड ऑफ एक्स टी कैसा सिस्टम होगा? नॉन लीनियर सिस्टम होगा। नेक्स्ट देखिए y ऑफ टी इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी माइनस 5। -5 दिख गया, मतलब प्रेजेंट आउटपुट दूसरे इनपुट पर भी डिपेंड कर रहा है, तो हमारा सिस्टम डायनामिक है। माइनस साइन दिख रहा है तो कॉजल है।
टी में कोई स्केलिंग नहीं दिख रही, कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड नहीं दिख रहा, वाई टी एक्स टी को छोड़ के तीसरा कोई टर्म नहीं दिख रहा, तो मतलब सिस्टम टाइम इनवेरिएंट है। और y ऑफ t माइनस 5 ये आप ये भी जानते हैं कि सिस्टम क्या है, लीनियर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए d बाई डी टी ऑफ ई टू द पावर माइनस टी एक्स ऑफ टी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन d बाई डी टी जैसे ही आपने डिफरेंशियल ऑपरेटर ले लिया मतलब सिस्टम क्या है, डायनामिक है। ठीक है, ये हमारा डायनामिक सिस्टम। कॉजल है या नहीं है, हमें यहां पर x ऑफ t प्लस 1 ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, मतलब सिस्टम क्या है, कॉजल है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम इनवेरिएंसी अगर हम देखें तो जैसे ही xt का कुछ कोफिशिएंट दिखा आपको जो टाइम का फंक्शन है, मतलब सिस्टम क्या होगा, टाइम वेरिएंट सिस्टम होगा। ठीक है, तो ये हमारा टाइम वेरिएंट सिस्टम है। लीनियरिटी की अगर हम बात करें तो d बाई डी टी लीनियर ऑपरेटर है, xt में कुछ कोफिशिएंट बस मल्टीप्लाई हो रहा है, ये xt का कोफिशिएंट कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब सिस्टम क्या है, हमारा लीनियर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए y ऑफ t इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x ऑफ t, जैसे ही x ऑफ t दिखा सिस्टम क्या है, स्टैटिक है। स्टैटिक सिस्टम्स आर ऑलवेज कॉजल। e टू द पावर x ऑफ t, इसमें अगर आप देखेंगे तो सिस्टम आपका कैसा आएगा, टाइम इनवेरिएंट आएगा। ठीक है, जो भी आप वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि कोई भी आपको स्केलिंग नहीं दिख रही है x ऑफ में। लेकिन अगर आप लीनियरिटी की बात करेंगे तो बेसिक फंक्शन के अंदर x ऑफ t लिखा हुआ है, मतलब ये सिग्नल जो होगा, सिस्टम जो होगा, ये कैसा होगा, नॉन लीनियर सिस्टम होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसी में आप और क्या ले सकते थे एग्जांपल, इसमें आप साइन ऑफ x ऑफ t ले सकते थे, इसमें आप कॉस ऑफ x ऑफ t ले सकते थे, मॉड ऑफ लॉग ऑफ x ऑफ t ले सकते थे। ये सभी सिस्टम जो होते हैं वो इन प्रॉपर्टीज को फुलफिल करते। ठीक है, जो भी बेसिक फंक्शन के अंदर हमने x ऑफ t अगर लिख दिया तो वो सभी चीजें इसको सेटिस्फाई करेंगे। y ऑफ n इज इक्वल्स टू, यहाँ yn यहाँ xn, मतलब सिस्टम स्टैटिक है तो कॉजल, और x ऑफ n का जो कोफिशिएंट है वो टाइम डिपेंडेंट है तो कैसा होगा, टाइम वेरिएंट। लेकिन x ऑफ n का कोफिशिएंट चाहे टाइम डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो, उससे लीनियरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वैसे भी जानते हैं बेसिक फंक्शन इनटू x ऑफ t या x ऑफ n, ये सिग्नल्स हमारे क्या होते हैं, लीनियर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए yt फिर से x के अंदर में बेसिक फंक्शन, मतलब जैसे यहां पर आप sin t पुट करेंगे तो अब ये सिस्टम क्या होगा, हमारा डायनामिक होगा, नॉन कॉजल होगा। देखा था हमने ये सब कि अगर ब्रैकेट में अंदर x ऑफ t के अंदर कोई हमारा बेसिक फंक्शन आता है वो सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन कॉजल हो जाएगा। और हमने ये भी देखा था जैसे x में आपने स्केलिंग कर दिया, टाइम में ये नॉन लीनियर स्केलिंग है, कैसा भी स्केलिंग हो सिस्टम क्या हो जाएगा, टाइम वेरिएंट हो जाएगा। ठीक है, टाइम वेरिएंट हो गया। लेकिन x के अंदर आपने बेसिक फंक्शन लिख रखा है, कैसी भी स्केलिंग हो लीनियरिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब सिस्टम अभी भी क्या रहेगा, लीनियर रहेगा। तो ये सेम रिजल्ट किसके लिए वैलिड होगा, चाहे आप x के अंदर दूसरा कोई भी बेसिक फंक्शन लिख लो, e टू द पावर t लिख लीजिए, x के अंदर log t लिख लीजिए, ये सभी रिजल्ट्स जो हैं उन सब के लिए वैलिड रहेंगे ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रियल ऑफ x ऑफ t हो या आप इमेजिनरी ऑफ x ऑफ t भी ले सकते थे यहां पर। तो जैसे ही आपको दिखा x ऑफ t, रियल ऑफ x ऑफ t की क्या वैल्यू होती है, x ऑफ t प्लस x कॉन्जुगेट ऑफ t डिवाइडेड बाई 2। तो मतलब आपको जहां भी दिख रहा है सिर्फ x ऑफ t x कॉन्जुगेट ऑफ t दिख रहा है, मतलब सिस्टम क्या है, स्टैटिक है। और अगर सिस्टम स्टैटिक है तो क्या होगा, कॉजल होगा। ठीक है, कॉन्जुगेट लेने से टाइम इनवेरिएंसी पर इफेक्ट नहीं होता, मतलब सिस्टम जो होगा ये सिस्टम क्या होगा, हमारा टाइम इनवेरिएंट होगा। लेकिन लीनियरिटी की अगर हम बात करें तो जब हम x कॉन्जुगेट ऑफ t करेंगे तो वो सिस्टम हमने देखा था वो होमोजीनियस नहीं रह जाता। वो ये कौन सा केस है, सिस्टम नॉन लीनियर एडिटिव एंड नॉन होमोजीनियस का केस है ये, तो इसलिए सिस्टम हमारा कैसा था, नॉन लीनियर था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इमेजिनरी के केस में भी यही चीजें सेटिस्फाई होंगी। इवन ऑफ x ऑफ t कैसे लिखते हैं आप, 1/2 x ऑफ t प्लस 1/2 x ऑफ माइनस t। तो जैसे ही x ऑफ माइनस t आ गया, मतलब ये वैल्यू क्या है, 1/2 x ऑफ t प्लस 1/2 x ऑफ माइनस t। जैसे ही माइनस आ गया मतलब ये सिस्टम क्या हो गया, नॉन कॉजल हो गया। नॉन कॉजल है तो डायनामिक तो होगा ही, ये सिस्टम हमारा क्या है, डायनामिक होगा, नॉन कॉजल होगा। इसके साथ जैसे ही t में स्केलिंग दिख गई आपको, मतलब ये सिस्टम क्या होगा, टाइम वेरिएंट होगा। टाइम में स्केलिंग नहीं होनी चाहिए, स्केलिंग है तो वेरिएंट होगा। लेकिन लीनियरिटी की अगर बात करें तो सिस्टम कैसा होगा, लीनियर। उसको टाइम में स्केलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन कोफिशिएंट से कोई फर्क नहीं पड़ता।
नेक्स्ट देखिए कॉन्जुगेट सिमेट्रिक पार्ट ऑफ एक्स ऑफ एन, कैसे लिखते हैं इस वैल्यू को, एक्स ऑफ एन प्लस एक्स कॉन्जुगेट ऑफ माइनस एन डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, कॉन्जुगेट एंटीसिमेट्रिक भी होता तो सारे रिजल्ट जो हम लेंगे वो सेम ही रहेंगे। जैसे ही एक्स ऑफ माइनस एन दिखा मतलब सिस्टम क्या है, डायनामिक है, नॉन कॉजल है, और इसके साथ साथ और क्या है, टाइम वेरिएंट भी है, क्योंकि क्या दिख रहा है हमें, एक्स ऑफ माइनस एन दिख रहा है, तो सिस्टम क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, टाइम वेरिएंट भी है। अब इसके साथ कॉजलिटी की अगर बात करेंगे तो जैसे ही लीनियरिटी की, जैसे ही हमारा कॉन्जुगेट ऑपरेटर आ गया मतलब सिस्टम क्या है हमारा, नॉन लीनियर है। कॉन्जुगेट ऑपरेटर आ गया मतलब सिस्टम की लीनियरिटी वैनिश हो गई। नेक्स्ट देखिए इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू टी, एक टाइम पर आउटपुट देखने के लिए उस टाइम से पहले के सारे इनपुट्स की जरूरत है, मतलब सिस्टम हमारा क्या है, डायनामिक है। डायनामिक के साथ साथ ये सिस्टम क्या है, कॉजल है, क्योंकि हमें टी टाइम पर आउटपुट देखने के लिए टी टाइम तक के इनपुट की जरूरत चाहिए, उसके पहले के, बाद के इनपुट्स की जरूरत नहीं है, मतलब सिस्टम क्या है, कॉजल है। और आप जानते हैं ये रिलेशन हमने देखा था, अगर यहां टी है तो ये सिस्टम हमारा टाइम इनवेरिएंट है और लीनियर है। लीनियर किससे डिफाइन होगा, यहां 2t भी होता तो लीनियरिटी पे फर्क नहीं पड़ता, टाइम इनवेरिएंस ही चली जाती। लीनियर हमारा इस x ऑफ t से डिफाइन होगा, अगर यहां x स्क्वायर ऑफ टाउ होता तो सिस्टम क्या हो जाता, नॉन लीनियर हो जाता। ऐसे ही देखिए यहां पर जैसे ही आपको -2t दिखा मतलब सिस्टम क्या है, डायनामिक है। पहली चीज तो डायनामिक है क्योंकि माइनस इंफिनिटी से लेना है। यहां -2t दिख रहा है मतलब ये सिस्टम क्या है, नॉन कॉजल है। यहां पर -2t है मतलब टाइम में स्केलिंग है, तो टाइम क्या होगा, टाइम वेरिएंट सिस्टम होगा। यहां x ऑफ t ही है तो सिस्टम क्या रहेगा, लीनियर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए माइनस इंफिनिटी टू माइनस टी, ये दोनों रिजल्ट्स जो है वो सेम है, मतलब ये भी हमारा डायनामिक तो होगा ही, नॉन कॉजल भी होगा, टाइम में स्केलिंग दिख रही है आपको, या फिर ऐसे भी समझिए x ऑफ t में किसी टाइम के फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो ये सिस्टम क्या होगा, टाइम वेरिएंट होगा। अगर लीनियरिटी की बात करें, ये लीनियर ऑपरेशन इंटीग्रेशन का xt में हम किसी भी कांस्टेंट कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें उसे लीनियरिटी को फर्क नहीं पड़ता, मतलब सिस्टम ये भी जो होगा ये सिस्टम कैसा होगा, लीनियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए माइनस इंफिनिटी टू एन एक्स ऑफ के, आप ये जानते हैं ये सिस्टम भी कैसा है, डायनामिक है, कॉजल है, और ये लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, मतलब टाइम इनवेरिएंट भी है और लीनियर भी है। ठीक है, यहां से देखिए माइनस इंफिनिटी टू n प्लस 1 डायनामिक है, नॉन कॉजल है क्योंकि n प्लस 1 दिख रहा है आपको तो नॉन कॉजल है, और क्या है हमारा ये सिस्टम, टाइम इनवेरिएंट है। ये भी सिस्टम आप अगर देखेंगे तो क्योंकि n में कोई स्केलिंग नहीं है, आप इसमें शिफ्ट करेंगे तो उससे टाइम इनवेरिएंसी को फर्क नहीं पड़ेगा, तो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। और क्या है हमारा, अगर स्केलिंग लीनियरिटी की बात करेंगे तो सिस्टम और क्या होगा, लीनियर भी होगा। ठीक है, यहां से देखिए माइनस इंफिनिटी टू n, लेकिन यहां पर क्या है, k प्लस 2 है, इसका मतलब सिस्टम क्या होगा, डायनामिक होगा, नॉन कॉजल होगा, और क्या होगा, क्योंकि आप अगर n अगर पुट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू 2 पर अगर हम देखना चाहें तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 प्लस k आ जाएगा। ठीक है, x ऑफ 2 प्लस k की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन कॉजल हो जाएगा। इसके साथ और ये सिस्टम क्या रहेगा, टाइम इनवेरिएंट और लीनियर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इस सिस्टम को देखें, ये हमारे पास देखिए ये जो सिस्टम है इसको हम मूविंग एवरेज सिस्टम भी कहते हैं। ये हमारी k के लिए लिमिट्स हैं, k इज इक्वल्स टू -m to m। तो ये जो सिस्टम है जैसे ही समेशन दिख रहा है आपको, ये कैसा सिस्टम है हमारा, डायनामिक सिस्टम है, -m to m लिमिट्स दिख रही हैं, सिस्टम कैसा है हमारा, नॉन कॉजल सिस्टम है। और आप इसमें चेक करेंगे तो ये आपको टाइम इनवेरिएंट एंड लीनियर सिस्टम मिलेंगे। जो भी मूविंग एवरेज सिस्टम्स होते हैं वो लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स होते हैं। यहां से देखिए जैसे इंटीग्रेशन आपको दिख रहा है सिस्टम डायनामिक है, यहां पर t में कोई माइनस का साइन नहीं दिख रहा, t से ज्यादा वैल्यू नहीं दिख रही, t माइनस टी आपको दिख रहा है, तो सिस्टम हमारा कॉजल है। कॉजल के साथ साथ ये जो सिस्टम होगा हमारा और क्या होगा, ये टाइम इनवेरिएंट और लीनियर सिस्टम होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें हम इसके केस में, जैसे ही आपको t में स्केलिंग दिख रही है, ये हमारा डायनामिक तो है ही सिस्टम, और क्या हो जाएगा, नॉन कॉजल हो जाएगा, टाइम वेरिएंट हो जाएगा, लेकिन सिस्टम कैसा रहेगा, लीनियर रहेगा। नेक्स्ट देखिए ये जो हमारा सिस्टम है, इस टाइप के फंक्शंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं जब हम लीनियरिटी कर रहे थे। लीनियरिटी में हमने देखा था अगर टाइम में स्प्लिटेड फंक्शंस होते हैं, हमने एक एग्जांपल लिया था x ऑफ t प्लस 4
एक्स ऑफ टी माइनस 4 फॉर टी लेस देन 0 एंड एक्स ऑफ टी प्लस 4 फॉर टी ग्रेटर देन 0। तो हमने देखा था टाइम में स्प्लिटेड जो फंक्शंस होते हैं वो लीनियर ही रहते हैं, उसकी लीनियरिटी पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप इस सिस्टम के लिए टाइम इनवेरियंस ही चेक करेंगे तो आपको ये टाइम वेरिएंट सिस्टम दिखेगा। ठीक है, आप इसको चेक कर लेना एक बार। जैसे ही आप देख रहे हैं अलग अलग इंस्टेंट्स पर अलग अलग वैल्यूज हैं, मतलब सिस्टम क्या हमारा डायनामिक है। यहां पर साइन प्लस दिख रहा है आपको, मतलब सिस्टम कैसा है हमारा नॉन कॉजल है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने सिस्टम्स के लिए जो पॉसिबिलिटीज थी जिनके क्वेश्चंस, उनको हमने एक बार यहां पर एक साथ करने की कोशिश की कि आप देख करके पहचानना सीख जाएं कि कैसे हम बता सकते हैं सिस्टम हमारे लीनियर, नॉन लीनियर, कॉजल, डायनामिक, ये चीजें आप थोड़ा सा इसमें कंफर्टेबल हो जाएं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम इससे रिलेटेड जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, मतलब जो आपके एमसीक्यूज एंड एनआईटी क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। फिर हम जो और दो क्लासिफिकेशन के टाइप्स हमने लिखे हैं कि टाइम इन्वर्टिबल, नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम्स और स्टेबल अनस्टेबल सिस्टम, रिकर्सिव नॉन रिकर्सिव सिस्टम्स, उनको देखेंगे। एलटीआई सिस्टम्स करेंगे और फिर कन्वोल्यूशन में मूव करेंगे। ठीक है, तो अभी तक आप बिल्कुल देखते रहिए। जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं उसको आप पर्सनली मेल कर सकते हैं। आपको कहीं पर ऐसा लग रहा है तो आप क्लोज फेसबुक ग्रुप पे भी लिख सकते हैं कि हमें ये टॉपिक यहाँ से समझ में नहीं आया, तो उसके लिए भी आपके लिए ऐसा कहीं नहीं होगा कि आपको कोई टॉपिक यहाँ समझ में नहीं आया और वो चीज़ उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जिस टॉपिक में भी आपको डाउट लग रहा है, जिसके क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, आप उसको बिल्कुल मेल कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।